हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 5 के नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस क्या होती है, किसके लिए इसका यूज़ किया जाता है, इन सब चीज़ों को हम लोग आज की क्लास में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात की जाए, इसका जो सेटअप है आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस कैसे कंप्लीट होती है, उसको हम यहाँ पर समझते हैं। इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड डिपिंग इन कोलॉइडल सॉल्यूशन, द कोलॉइडल पार्टिकल मूव टूवर्ड्स वन और द अदर इलेक्ट्रोड। स्टूडेंट्स, इस केस में क्या होता है, जब आपका दो आप क्या लेते हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स को जब आप किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन में उनमें इनको डिप करते हैं यानी डुबाते हैं, तो जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशंस वाले जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होंगे, ये क्या करेंगे, या तो आपके पॉजिटिव की तरफ जाएंगे या फिर नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। तो ये जो मूवमेंट होता है कोलॉइडल पार्टिकल का ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यही आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है ये सारे आपके कैथोड की तरफ जा रहे हैं। तो यही जो मूवमेंट होता है कोलॉइडल पार्टिकल्स का ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूव टूवर्ड द कैथोड। जो आपके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं वो कैथोड की तरफ जाते हैं, जबकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो होंगे वो आपके जो है एनोड की तरफ जाएंगे। तो यही आपका जो मूवमेंट था कोलॉइडल पार्टिकल्स का, वही आपकी इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस कहलाता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस प्रोसेस की। इस प्रोसेस में क्या होता है, अगर हम लोग कोलॉइडल पार्टिकल के मूवमेंट को किसी तरीके से अगर हम रोकने में कामयाब हो जाते हैं, यानी ये जो आपके कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं इस फिगर में, अगर इनके मूवमेंट को हम लोग किसी तरीके से रोक देते हैं, तब क्या होगा, तब ये देखने में आता है कि जो डिस्पर्सन होता है मीडियम बिगिन टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जो आपका डिस्पर्सन मीडियम है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग मूव करने लगता है। यही आपकी जो प्रोसेस है जिसमें आपका डिस्पर्सन मीडियम यानी सॉल्वेंट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग मूव करने लगता है, वही आपकी प्रोसेस इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस कहलाती है। आई होप आप सभी को इतना ही समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहाँ पर हम लोग कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन के बारे में जानेंगे। कोगुलेशन का मतलब है थक्का जम जाना, यानी कि सॉलिड फॉर्म कर लेना, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, यही आपका कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन कहलाता है। यानी कि ये जो आपके कोलॉइडल पार्टिकल जब बेस में जाकर सेटल हो जाते हैं तो वो प्रेसिपिटेशन यानी कि तलछट बना लेते हैं। जैसे किसी ग्लास में क्या होता है, धीरे धीरे अगर आप मिट्टी को रख देते तो मिट्टी आपकी बेस में सेटल हो जाती है, यानी कि बर्तन के नीचे जाकर सेटल हो जाती। यही आपका प्रेसिपिटेशन और कोगुलेशन कहलाता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल इज कॉल्ड कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ द सॉल। तो कोलॉइडल पार्टिकल्स का जो है सेटल हो जाना यानी कि बेस में जाकर जम जाना, यही आपका कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन कहलाता है। तो कोगुलेशन यानी प्रेसिपिटेशन करने के जो कुछ तरीके हैं, जिसमें आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस देखा था, कोलॉइडल पार्टिकल्स को सेटल कर दिया जाता है यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स में, या फिर हम लोग कर सकते हैं
दो अपोजिट चार्ज सॉल्यूशंस को अगर हम आपस में मिक्स करते हैं, बॉइलिंग के द्वारा भी ये सब किया जा सकता है। बॉइलिंग कर देंगे तो आपका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा और वहाँ पर प्रेसिपिटेट फिर फॉर्म हो सकता है। इसके अलावा हम लोग लगातार डायलिसिस प्रोसेस का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करके भी कोगुलेशन कर सकते हैं कोलॉइडल पार्टिकल्स का। अब हम बात करेंगे हार्डी-सूल्स रूल की। हार्डी-सूल्स रूल क्या है? जनरली क्या होता है, जैसे जैसे फ्लोक्यूलेटिंग आयन जो है हम लोग बढ़ाएंगे, तब क्या होगा, जैसे जैसे हम ये जो है आयंस की संख्या को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, कोगुलेशन यानी प्रेसिपिटेशन प्रोसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, यानी कि कोगुलेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, यानी कि कोगुलेशन की पावर आपकी बढ़ जाएगी। इसी रूल को हम लोग कहते हैं हार्डी-सूल्स रूल। हार्डी-सूल्स रूल आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होता है, जो आयंस को अगर हम लोग ऐड करेंगे, जैसे जैसे आयंस की क्वांटिटी हम लोग बढ़ाएंगे, वैसे वैसे प्रेसिपिटेशन पावर इंक्रीज़ होती जाएगी। यही आपका हार्डी रूल्स कहलाता है। जैसे कि नेगेटिव सॉल्यूशन का जो कोगुलेशन होता है, द फ्लोक्यूलेटिंग पावर इज़ द ऑर्डर Al3 प्लस Ba2 प्लस Na पॉजिटिव। यानी अगर फ्लोक्यूलेटिंग पावर की बात की जाए आयंस की, तो एल्यूमिनियम की सबसे ज़्यादा होती है, बेरियम की आपकी कम होती है और सोडियम की उससे भी कम होती है। तो ये आपकी फ्लोक्यूलेटिंग पावर है आयंस की। तो जैसा कि मैंने बताया, हार्डी-सूल्स रूल में फ्लोक्यूलेटिंग आयंस जैसे जैसे इंक्रीज़ होंगी, वैसे वैसे प्रेसिपिटेशन पावर भी बढ़ती जाएगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट स्लाइड को यहाँ पर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम लोग बात करें, तो इसी तरीके से पॉजिटिव सॉल्यूशन का कोगुलेशन में भी क्या होता है, जो पावर होगी आपकी फ्लोक्यूलेटिंग, जो पावर है आपकी, वो आयरन की आप यहाँ पर देख सकते हैं। आयरन की यहाँ पर फ्लोक्यूलेटिंग पावर सबसे ज़्यादा बताई गई। उसके बाद PO4, फिर SO4 और फिर Cl नेगेटिव। तो ये आपके जो आयंस हैं, इनकी पावर के बारे में बताया गया। पॉजिटिव सॉल्व में ये नेगेटिव आयंस का यूज़ होता है और नेगेटिव सॉल्व में पॉजिटिव आयंस का यूज़। अब अगर बात करें कोगुलेटिंग वैल्यू की, तो कोगुलेटिंग वैल्यू क्या होती है यहाँ पर वो समझ लेते हैं। तो मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन मिलीमोल्स पर लीटर। 1 लीटर में जो हमें इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होंगे ताकि हम प्रेसिपिटेशन करा सकें सॉल्यूशन का, यानी कि 1 लीटर में जितने मिलियन जो है आपके इलेक्ट्रोलाइट की हमें आवश्यकता होगी, वही आपकी जो है कोगुलेटिंग वैल्यू कहलाती है। यानी जितने ज़्यादा हमें इलेक्ट्रोलाइट की आवश्यकता होगी प्रेसिपिटेशन प्रोसेस में, वही आपका जो है कोगुलेटिंग वैल्यू कहलाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने माना कि 2 लाख इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ करके हम प्रेसिपिटेशन करा पाते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन का, तो आपकी ये जो 2 लाख वैल्यू है, यही आपकी कोगुलेटिंग वैल्यू कहलाएगी। तो जितनी कम जो है हमें क्वांटिटी चाहिए होगी इलेक्ट्रोलाइट की, उतनी ही ज़्यादा जो है आयन की कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा होगी। अगर पावर जो है कोगुलेटिंग पावर इलेक्ट्रोलाइट की कम होगी, तो हमें ज़्यादा लोग चाहिए होंगे, और पावर यानी हेल्दी लोग हैं तो कम लोगों से भी काम चल सकता है। इस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो आगे हम लोग बात करेंगे लायोफिलिक सॉल्यूशन में कोगुलेशन किस तरीके से होता है, उसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो लायोफिलिक सॉल्यूशन में जो कोगुलेशन है वो 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है।
तो वो दो फैक्टर आपके क्या हैं, चार्ज एंड सॉल्वेशन ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल। तो ये आपके कोलॉइडल पार्टिकल के चार्ज और उनकी सॉल्वेशन प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा। जब ये दो फैक्टर, जैसे ये आपका चार्ज जो है रिमूव हो जाएगा, यानी कि चार्ज और सॉल्वेशन जैसे ही इसको आप कंट्रोल कर लेंगे, वैसे ही आपका लायोफिलिक सॉल्यूशन कोगुलेट हो जाएगा। तो इसको हम कंट्रोल कैसे करते हैं इन दोनों फैक्टर को? तो एक तो हम कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देंगे, जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा है। इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कोगुलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा सुटेबल अगर हम लोग सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, जैसे कि हमने अल्कोहल और एसीटोन को अगर हमने ऐड किया है हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशन में, तब क्या होगा, ये जो आपका सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे ये कैसे हो जाएंगे, डिहाइड्रेट हो जाएंगे। जब ये डिहाइड्रेट हो जाएंगे तो अपने आप ये जो गाढ़े हो जाएगा ये सॉल्यूशन, जिसकी वजह से क्या होगा, कोगुलेशन काफ़ी जल्दी हो जाएगा और बहुत ही कम मात्रा में हमें इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होंगे इस कोगुलेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर। तो इस स्लाइड में हम लोग जानेंगे कोलॉइड की प्रोटेक्शन किस तरीके से की जाती है कोलॉइडल सॉल्यूशन में। तो जो लायोफिलिक सॉल्यूशन होते हैं ये आपके काफ़ी स्टेबल होते हैं। लायोफिलिक ये जो सॉल्यूशन है ये काफ़ी स्टेबल होता है आपके लायोफोबिक सॉल्ट के कंपैरिजन में। दिस इज़ ड्यू टू द, ये इसलिए होता है क्योंकि लायोफिलिक कोलॉइड्स जो हैं आपके काफ़ी अच्छी तरीके से सॉल्यूबल हो जाते हैं। कोलॉइडल पार्टिकल्स जो होते हैं आपके वो पूरे लिक्विड की एक शीट से कवर हो जाते हैं जिसमें इनको मिक्सअप किया जाता है, यानी सॉल्वेंट का जो लिक्विड है उससे जो है ये पूरी तरीके से कवर अप हो जाते हैं, यानी प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, जिसमें इनको मिलाया जाता है। जो आपके लायोफिलिक कोलॉइड्स हैं इनके अंदर जो है लायोफोबिक कोलॉइड को प्रोटेक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है। इसलिए जब हम लोग लायोफिलिक सॉल्यूशन को ऐड करते हैं किसी लायोफोबिक सॉल्यूशन में, तो ये जो लायोफिलिक सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं ये लायोफोबिक के चारों तरफ जो है एक लेयर बना देंगे, जैसा कि हमने ऊपर शीट की बात की, यानी एक लेयर बना देंगे जो कि इनको इलेक्ट्रोलाइट से बचाएगा। तो ये जो लायोफिलिक कोलॉइड्स हैं इस तरीके से जो है इनको यूज़ किया जाता है, इसलिए इनको हम लोग प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स भी कह सकते हैं। तो वो लायोफिलिक कोलॉइड जिनका यूज़ हम लोग करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, वही आपके प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स कहलाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर बात करेंगे एमल्शन की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो एमल्शन क्या होते हैं, ये लिक्विड लिक्विड कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं। इसमें क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल दो ऐसे लिक्विड जो आपस में कभी भी मिक्सअप नहीं हो सकते, जैसे कि ऑयल और वाटर का मिक्सचर या वाटर और ऑयल का मिक्सचर, बात एक ही है। तो इस तरीके के मिक्सचर, यानी कि इस तरीके की लिक्विड जो आपस में कभी भी पूरी तरीके से मिक्सअप नहीं होते हैं, अगर हम इनको क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इनको जो है शेक करके किसी तरीके से इनको आपस में हम लोग मिला देते हैं, तो क्या होगा, तो एक लिक्विड जो है दूसरे लिक्विड में इस तरीके से मिक्स हो जाएगा, जिसको हम यहाँ पर फिगर में एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। तो इस तरीके का जो मिक्सचर है, दो इमिसिबल लिक्विड को जब हम एक दूसरे के साथ अच्छे से शेकन करके और हिलाकर अच्छे से मिक्सअप करते हैं, तो वो आपकी प्रोसेस, तो जो आपका सॉल्यूशन यहाँ पर इस प्रोसेस में बना है वो आपका एमल्शन कहलाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें ऑयल वाटर का आपका जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग एमल्शन कह सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे की स्लाइड में, जानेंगे कुछ और
इम्पोर्टेंट चीज़ें इसके बारे में। तो ये जो इमल्शन ऑयल का जो इमल्शन हम लोग कर देते हैं वाटर में शेक करके, तो थोड़ी देर के लिए तो आपका जो ऑयल है वो मिक्सअप हो जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा देर तक जो है मिक्सअप नहीं होगा, तो वापस जो है ऑयल आपका ऊपर आ जाएगा और वाटर नीचे चला जाएगा। तो अलग अलग फिर से ये हो जाएंगे। तो इस तरीके के इमल्शन को स्टेबल करने के लिए कि ये वापस पहले जैसा ना हो जाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एमल्सिफाइंग एजेंट का यूज़ करते हैं, ताकि ये एक बार अगर आपने इमल्शन बना दिया तो ये वापस पहले जैसा ना हो जाए। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एमल्सिफाइंग एजेंट का। तो ये क्या करता है, ये इंटरफेशियल फिल्म बना देता है इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में। तो इसमें कौन कौन से इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं, जैसे आपका प्रोटीन, गम, नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप जो है, ये आपके क्या करते हैं, यहाँ पर एमल्सिफाइंग एजेंट का यहाँ पर ये काम करते हैं। एमल्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी अमाउंट के डिस्पर्सन मीडियम में इनको ऐड कर सकते हैं। तो और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एमल्शन की, जैसे एमल्शन को हम लोग डाइल्यूट कर सकते हैं, यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन भी इनका बनाया जा सकता है। इसके अलावा जो डिस्पर्स लिक्विड को जब हम लोग मिक्स करते हैं तो ये एक अलग लेयर बना लेता है। तो जो इमल्शन में जो ड्रॉपलेट्स होती हैं ये नेगेटिवली चार्ज होती हैं, और इनको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज़ करके प्रेसिपिटेट भी कर सकते हैं, यानी कि इनको कोगुलेट भी किया जा सकता है। इसके अलावा ये ब्राउनियन मोशन शो करते हैं और टिंडल इफ़ेक्ट भी आपके इमल्शन शो करते हैं। इनको जो है, अगर हमें इमल्शन को वापस पहले जैसा बनाना है तो हम लोग यहाँ पर हीटिंग कर सकते हैं, फ्रीजिंग कर सकते हैं, और सेंट्रीफ्यूजिंग प्रोसेस का यूज़ करके हम वापस इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिनसे मिलकर हमारा इमल्शन बना है, इनको वापस से हम लोग सेपरेट भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो कोलॉइड की अगर बात की जाए तो ये सारे इमल्शन वगैरह सब कोलॉइड के एग्जांपल थे। कोलॉइड के एग्जांपल्स की बात की जाए तो जो स्काई का आपका कलर है, ब्लू कलर जो स्काई का है, वो आपका कोलॉइड का ही एग्जांपल है। इसके अलावा जो फॉग है आपका, मिस्ट है, और जो रेन है, ये आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। इसके अलावा फूड पार्टिकल्स हो, ब्लड हो, सॉइल हो, या डेल्टा फॉर्मेशन हो, ये सारे जो है आपके कोलॉइड के एग्जांपल्स होते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जहाँ पर हम पढ़ेंगे इनकी एप्लीकेशंस के बारे में कि कोलॉइड का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। स्मोक को जो है, जो धुआं होता है, फैक्ट्रीज़ की जो चिमनीज़ होती हैं उनसे जो धुआं निकलता है, उसके प्रेसिपिटेशन में हम लोग इनका यूज़ करते हैं। तो ये किस तरीके से होता है, तो ये जो आपकी चिमनी होती है, चिमनी से धुआं बाहर आने से पहले इसको जो है हम लोग एक चैम्बर से पास कराते हैं, जिसमें प्लेट लगी होती हैं। अपोजिटली चार्ज प्लेट का हम लोग यूज़ करते हैं। अगर हमारी जो स्मोक है पॉजिटिवली चार्ज है तो हम वहाँ पर नेगेटिवली चार्ज प्लेट का यूज़ करते हैं। इस तरीके से क्या होगा, ये जो आपकी अपोजिट चार्ज हैं वो उस प्लेट में जाकर क्या हो जाएंगे, एड्जॉर्ब हो जाएंगे। तो जो हार्मफुल पार्टिकल है स्मोक की जो मात्रा है, धुएं की मात्रा है, वो कुछ वहाँ पर कम हो जाएगी। इससे पॉल्यूशन कम होता है। तो ये जो प्रेसिपिटेटर है, ये जो प्लेट है, इनको हम लोग बोलते हैं कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर। तो और भी कुछ इनके एप्लीकेशन देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।
तो ड्रिंकिंग वाटर को प्योर करने में इनका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मेडिसिन्स बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स टैनिंग में इनका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स टैनिंग प्रोसेस में भी इनका यूज़ होता है। टैनिंग क्या होता है? ये टैनिंग प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस से एनिमल्स से जो है, एनिमल्स की जो खाल होती है उनसे चमड़े वगैरह बनाया जाता है, तो उसको हम लोग टैनिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें, इनमें केवल यूज़ पूछे जाते, तो आपको ज़्यादा इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होता है कि आपका लेदर जो है अच्छा मजबूत बनता है। लेदर को हार्ड करने में इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इनका यूज़ आपका किया जाता है फोटोग्राफिक प्लेट और फिल्म को, इनको बनाने के लिए बाय कोटिंग एन एमल्सन ऑफ द लाइट सेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड जिलेटिन ओवर ग्लास प्लेट और सेल्यूलॉइड फिल्म्स। तो ये जो फोटोग्राफिक प्लेट और फिल्म्स बनाने में भी आपका कोलॉइडल पार्टिकल्स का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा रबर इंडस्ट्री में लेटेक्स, जो कि कोलॉइडल सॉल्यूशन है, उसका यूज़ आपका रबर बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जैसे कि आपकी ये जो पेंट है, इमल्सन वगैरह, इंक्स, सिंथेटिक प्लास्टिक, रबर, ग्रेफाइट, ल्यूब्रिकेंट्स, सीमेंट, ये सारे जो हैं आपके कोलॉइडल सॉल्यूशंस के एग्जांपल हैं। तो आप जान सकते हैं कि कोलॉइडल सॉल्यूशन यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में। इसके कई सारे यूजेस हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ कोलॉइडल सॉल्यूशन ख़त्म होने के साथ ही आपका ये चैप्टर आज ख़त्म हो जाता है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग आगे के जो है टॉपिक को या अगले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।